Good morning, dear students. How are you? Okay. तो आज हम लोग जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की पद्धतियां पढ़ेंगे। वर्गीकरण की जो पद्धति है, माने जब से मानव जानने लगा, सोचने लगा, विचार करने लगा, तब से वो अपने चारों तरफ के जीव जंतुओं को अपनी सोच के अनुसार विभिन्न तरीकों से बांटता रहा और तब से लेकर के वर्तमान समय तक के जो विभिन्न तरीकों से उसने बांटा, उन सारे वर्गीकरण को यहाँ पर 3 भागों में बांट के पढ़ा जा सकता है। ये वर्गीकरण की जो पद्धतियां हैं वो 3 पद्धति है: आर्टिफिशियल सिस्टम्स, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये 3 पद्धति है। इनमें हम लोग पहले आर्टिफिशियल सिस्टम की बात कर लें। आर्टिफिशियल का अर्थ आप खुद ही जानते हो, कृत्रिम, बनावटी है, कृत्रिम पद्धति। तो ये जो है, ये पद्धति और इसके द्वारा अंतर्गत जो भी वर्गीकरण किए गए हैं उन्हें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और ये पद्धति बहुत ही संकुचित है। ये पद्धति बहुत ही संकुचित है। इस पद्धति में 1 या 2 गुण, कैरेक्टर्स के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। 1 या 2 गुण के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और ये वर्गीकरण केवल जंतुओं को पहचानने के आधार पर। ये वर्गीकरण किस लिए किया जाता है? केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये पद्धति जंतुओं को केवल पहचानने के लिए ही किया जाता है और इस कारण ये जो है केवल 1 या 1 से अधिक लक्षणों पर आधारित होता है। ये पद्धति प्रायः उनकी जो है रंग, रूप, आकृति, माप, संरचना, आवास, स्वभाव आदि पर आधारित होता है। यहां तक कि मानव के लिए उनके उपयोग अथवा अनुपयोग पर आधारित होता है। कृत्रिम वर्गीकरण क्या है? कृत्रिम वर्गीकरण ये केवल जंतुओं को पहचानने के लिए किया जाता है। ये 1 या 1 से अधिक केवल 1 कैरेक्टर और मोर कैरेक्टर्स पर आधारित होता है। 1 कैरेक्टर्स या 1 से अधिक कैरेक्टर्स पर आधारित होता है। ये जंतुओं की रंग, रूप, आकृति, संरचना, माप आदि पर आधारित होता है। जो बेस लिया जाता है वर्गीकरण का, वो उनकी केवल संरचना, रंग, रूप, माप, आकृति, आवास,
और यहाँ तक कि मानव के लिए उनकी उपयोगिता और अनुपयोगिता पर आधारित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु, स्थल पर रहने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु, दूसरे जंतुओं के ऊपर निवास करने वाले जंतु को परजीवी जंतु, मानव के लिए उपयोगी तो यूजफुल एनिमल्स, और मनुष्यों के लिए हानिकारक जीवों को हार्मफुल एनिमल्स के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर एक या दो कैरेक्टर के आधार पर इस तरह से विभिन्न तरीकों से जो वर्गीकरण किया जाता है वही कहलाता है आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक, समझ गए? अब दूसरा आ जाइए नेचुरल सिस्टम। तो नेचुरल सिस्टम प्राकृतिक पद्धति, और इसमें जो जंतुओं के उसके प्राकृतिक संरचना और प्राकृतिक विकास के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, उस वर्गीकरण को ही नेचुरल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन कहा जाता है, अर्थात इसमें जो है उसकी प्राकृतिक संरचना और प्राकृतिक विकास पर ध्यान दिया गया है, उसको आधार बनाया गया है। ठीक है, नेचुरल सिस्टम के अंतर्गत, और इसमें जो समूह में बांटते हैं उस वर्गीकरण को नेचुरल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो इसमें जंतुओं के प्राकृतिक संरचना और प्राकृतिक विकास के आधार पर समूहों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें जो एक समूह के सदस्य होते हैं, एक समूह के जो सदस्य होते हैं, उनके सभी प्राकृतिक संरचना के आधार पर, प्राकृतिक विकास के आधार पर एक समान होते हैं, और उनमें एक क्रमबद्ध संबंध होता है। क्रमबद्ध संबंध होता है उनके विकास में और उनके प्राकृतिक संरचना में क्रमबद्ध विकास होता है। इस विकास से एकदम स्पष्ट हो जाता है, नेचुरल सिस्टम से बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाता है कि उस समूह के सभी सदस्य किसी एक पूर्वज से विकसित होते हैं। उस पूर्वज से क्रमिक विकास और क्रमिक संरचना में परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसलिए उनमें बहुत समानताएं, उनकी प्राकृतिक संरचना में समानताएं होती है, उनके विकास में भी समानताएं होती है। ये नेचुरल सिस्टम कहलाता है। इस सिस्टम के द्वारा, नेचुरल सिस्टम के द्वारा जो समूहों में जब बांट देते हैं तो दो समूहों के बीच भी उनके प्राकृतिक संरचना में और उनके प्राकृतिक विकास में, प्राकृतिक संरचना में और प्राकृतिक विकास में भी क्रमबद्धता दिखाई पड़ती है।
माने दो समूहों के बीच। जैसे हम प्रोटोजोआ और पोरिफेरा की बात करें तो प्रोटोजोआ एक कोष की जंतु है, जबकि उसके तुरंत बाद बहुकोष की, किंतु सेलुलर ग्रेड का ही संरचना वाला प्राणी होता है। तो दो समूहों के बीच एक प्राकृतिक संरचना और प्राकृतिक विकास में क्रमबद्धता या दिखाई पड़ती है। प्रोटोजोआ सरल एक कोष की प्राणी है, और जबकि पोरिफेरा इससे जटिल और बहुकोष की प्राणी है, किंतु ऊतक तथा अंगों का विकास नहीं हुआ। तो ये कहलाता है नेचुरल सिस्टम। फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जाति वृत्ति सिस्टम। तो इसके अंतर्गत उसके क्रमबद्ध विकास को लिया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत क्रमबद्ध विकास, वो भी जाति वृत्ति विकास को लिया जाता है। जाति वृत्ति विकास का मतलब कि एक एंसेस्टर से क्रम से विकास। जैसे अगर हम बात करें तो किसी एक कोष की प्राणी से प्रोटोजोआ के सदस्यों का विकास, फिर उसके विकास से पोरिफेरा का विकास, फिर उसके विकास से सिलेंटेटा का विकास, यानी कि सेलुलर ग्रेड के ऑर्गेनाइजेशन से टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके आगे चल करके प्लेटेहेलमिन्थेस का विकास, यानी अंगीय स्तर का विकास। इस तरह से क्रमबद्ध जातिवृत्ति विकास का इस सिस्टम के अंतर्गत आधार लेकर के जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। इसी को फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है। आजकल के जो भी आप जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ते हैं, यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये सब फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर ही आधारित है। चाहे वो विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम ले लीजिए, चाहे एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम ले लीजिए, चाहे प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसको ले लीजिए, या ओसवाल्ड टिप्पो का जो क्लासिफिकेशन है प्लांट्स का उसको ले लीजिए। वो सब फाइलोजेनेटिक सिस्टम द्वारा ही किया गया है। ठीक, तो ये थे हमारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंट किंगडम सिस्टम्स पढ़ेंगे। डिफरेंट किंगडम सिस्टम, विभिन्न जगत पद्धति माने क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पे 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम दे रहा है। इतने पढ़ेंगे। पहले आप आ जाइए 2 किंगडम सिस्टम। तो मानव, जैसा कि मैंने कहा, जब से सोचने विचारने का उसके बुद्धि हुई,
तब से वो जीव जंतुओं का वर्गीकरण करता है, करने लगा, और उसे जो है तभी से पौधे और जंतुओं का ज्ञान था, पौधे और जंतुओं का ज्ञान था। ये अर्थात वो पौधों को और जंतुओं को पहचान लेता था। बाद में लीनियस का नाम सुना होगा। कार्ल वान लीनियस या कैरोलस लीनियस, इनके द्वारा पादप के लिए और जंतु के लिए, पादप के लिए और जंतु के लिए दो किंगडम बना दिया। प्लांटी, पौधों के लिए प्लांटी, और जंतु के लिए एनिमैलिया, दो जगत बना लिए। तो इसी को कहा गया टू किंगडम सिस्टम, एक प्लांटी और एक एनिमैलिया। इसमें इन्होंने आधार क्या लिया? इसमें जो है इन्होंने आधार क्या लिया? वैसे पादप और जंतुओं में जो हम अंतर व्यक्त कर सकते हैं, पादप की जो पहचान कर सकते हैं, एनिमल्स की जो पहचान कर सकते हैं, इनके सेलुलर संरचना के आधार पर, क्योंकि पादप कोशिका के चारों तरफ सेलुलोज की एक भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका के चारों तरफ नहीं पाया जाता। दूसरा, पोषण के आधार पर ये पादप प्रायः ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं, जबकि एनिमल्स परपोषी होते हैं। और तीसरा, लोकोमोशन, जंतु भोजन, आवास तथा अपने शत्रुओं से रक्षा के लिए लोकोमोशन करता है, अर्थात वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, जबकि पादप एक जगह स्थिर रहते हैं। और चौथा, सेंसिटिविटी, ठीक है, संवेदनशीलता के आधार पे। संवेदनशीलता दोनों में है, लेकिन ये अत्यधिक संवेदनशील होता है और प्रत्येक संवेदना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देता है, जबकि पौधों की कोशिका में संवेदना व्यक्त करने का माध्यम नहीं होता है। ठीक, तो इनके आधार पर इन्होंने दो भागों में इसको, दो किंगडम में बांट दिया था, जो उस समय के अनुसार इसी को टू किंगडम सिस्टम कहा गया। अब इसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम आया। थ्री किंगडम सिस्टम, तीन जगत प्रणाली, ये बांटा गया है बाई हॉग, जे हॉग, हॉग एंड अर्नस्ट हेकल। अर्नस्ट हेकल 1860 में। थ्री किंगडम
सिस्टम। तो जब लिनियस ने समस्त प्राणियों को दो भागों में बांट दिया था, प्लांटी और एनिमेलिया, पौधों के लिए प्लांटी और एनिमल्स के लिए एनिमेलिया, दो जगत। तो जैसे जैसे वैज्ञानिकों को मानने कि जो विशाल काय जीव जंतु हैं उनके लिए तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे जंतु वैज्ञानिकों को, मनुष्यों को जीवों के बारे में अत्यधिक जानकारी होती गई और खासकर सूक्ष्म जीवों के बारे में, तो तब से ही ये सभी प्राणियों को, खासकर सूक्ष्म जीवों को, प्रोटोजोआ को, फंजाई को और बैक्टीरिया को, इनको जो है दो जगत में बांटने से तभी वैज्ञानिक जो है संकुचाते थे। ठीक है। और वो जो जैसे, क्योंकि इनमें काफी अंतर होता है, ये जो बैक्टीरिया है, फंजाई है और प्रोटोजोआ है, इनमें बहुत अंतर इन प्राणियों से होता है। कुछ जो है पर्णहरिम रहित होते हैं, जबकि पौधे स्वयंपोषी होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी स्वपोषण होता है उनमें। कुछ में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए जे हॉक और अर्नस्ट हेकल 1860 में थ्री किंगडम सिस्टम बनाया और इसमें इन्होंने सभी जीवों को 3 किंगडम में बांट दिया। प्रोटॉक्टिस्टा, प्लांटी और मेटाफाइटा। और तीसरा एनिमेलिया और मेटाजोआ। तो इस तरह से ये 3 किंगडम सिस्टम जे हॉक एंड अर्नस्ट हेकल के द्वारा दिया गया है। प्रोटॉक्टिस्टा में एक कोष की केंद्रक विहीन पर्णहरिम रहित जीवों को इन्होंने प्रोटॉक्टिस्टा में रखा और शेष जो स्वपोषी पौधे थे उनको उन्होंने प्लांटी में रख दिया और जो एनिमल थे, परपोषी बहुकोषीय जीव थे, उसको उन्होंने एनिमेलिया अथवा मेटाजोआ में रख दिया। फिर इसके बाद प्रोटॉक्टिस्टा में के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया रखे गए, तो बैक्टीरिया के बारे में जब
वैज्ञानिकों को और ज़्यादा ज्ञान हुआ तो उसमें उनको कुछ आदि बैक्टीरिया और वर्तमान बैक्टीरिया में काफ़ी डिफरेंस दिखाए। उनके कोश की संरचना में, उनके आवासों में अंतर दिखाई पड़ा और जिसके आधार पर एक 4 किंगडम सिस्टम बाय हर्बर्ट एफ कॉपलैंड के द्वारा 4 किंगडम सिस्टम दिया गया। ठीक है, अब ये 4 किंगडम सिस्टम तो 4 किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है? 1938 में हर्बर्ट एफ बाय हर्बर्ट एफ कॉपलैंड 1938 में दिया गया। इन्होंने बैक्टीरिया और आदि बैक्टीरिया को अलग करके 2 किंगडम स्थापित किए, यानी अब कुल 4 किंगडम, जिसको 4 किंगडम सिस्टम कहा गया। आधुनिक बैक्टीरिया को बैक्टीरिया किंगडम के अंतर्गत और आदि बैक्टीरिया को मोनरा और प्रोटिस्टा 4 जगत में मोनरा माने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के आधार पर बांटा। तो प्रोकैरियोटिक के लिए इन्होंने मोनेरा और यूकैरियोटिक एक कोष की के लिए प्रोटिस्टा और पौधों के लिए प्लांटी और जंतुओं के लिए एनिमेलिया। ठीक, तो मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, इस तरह से 4 किंगडम सिस्टम का विकास हुआ और एक किसके द्वारा दिया गया था? हर्बर्ट एफ कॉपलैंड के द्वारा। अभी भी वैज्ञानिक फंजाई को इस सिस्टम में रखने से संकुचित चाहते थे, संकुचित थे, तो इसके लिए उन्होंने फंजाई को बिल्कुल अलग एक किंगडम दे दिया और वो आया 5 किंगडम सिस्टम। तो क्या आया? 5 किंगडम सिस्टम। तो इस तरह से ये दिया गया था विटेकर के द्वारा और विटेकर का 5 जगत क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्हीं के नाम से फेमस भी है। तो 5 जगत किंगडम किनके द्वारा दिया गया है? R.H. विटेकर 1969 में
ये दिया गया है। और इनके अनुसार ये जो 5 जगत सिस्टम हुआ वो हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा और अब फंगाई, माने कवकों को अलग एक किंगडम में रख दिया गया है और शेष पौधों को प्लांटी और एनिमेलिया। इस तरह से ये 5 जगत क्लासिफिकेशन हुआ। अब इसके बाद 6 किंगडम सिस्टम। 6 किंगडम सिस्टम। तो ये 6 किंगडम सिस्टम जो है कार्ल ऊज के द्वारा दिया गया है। कार्ल ऊज 1990 में। इसमें कार्ल ऊज तथा उनके सहयोगियों ने प्रत्येक जंतुओं के कोशिकीय संरचना का आणविक संरचना के आधार पर अध्ययन किया तो पाया कि इनमें खासकर मोनेरा में जो सारे बैक्टीरिया रखे गए थे उनके में काफी आणविक आधार पे काफी अंतर थे, खासकर राइबोसोमल आरएनए पर। राइबोसोमल आरएनए में काफी डिफरेंस है और इसी के आधार पर इन्होंने जो है इसको मोनेरा को आदि बैक्टीरिया और वर्तमान बैक्टीरिया के अंतर्गत 2 किंगडम में बांट दिया और इस तरह से 6 किंगडम सिस्टम आया। ये किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल ऊज। तो कार्ल ऊज WOESE 1990 में और इनके द्वारा जो 6 किंगडम दिया गया आधुनिक बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया किंगडम और आदि बैक्टीरिया के लिए आर्की। तो इस तरह से 6 किंगडम सिस्टम कार्ल ऊज 1990 के द्वारा दिया गया। इसी को 6 किंगडम सिस्टम कहा जाता है। यही नहीं, इसके बाद जीवों के जेनेटिक पदार्थ अर्थात डीएनए का अध्ययन करने के आधार पर इस समस्त किंगडम के प्राणियों को इन्होंने 3 विशाल क्षेत्रों में बांट दिया जिसको डोमेन कहा। 3 डोमेन में बांट दिया। बैक्टीरिया, आर्की और यूकैरिया। बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकैरिया, यानी कि एक डोमेन्स ये, दूसरा डोमेन्स ये, और इन सारे को केवल
तीसरे डोमेन जिसको यूकेरिया में रख दिया है। ठीक, तो अब ये डोमेन बैक्टीरिया, ये डोमेन आर्की, और तीसरा जो डोमेन यूकेरिया। तो ये विभिन्न प्रकार के किंगडम सिस्टम है जो मैंने आपको बताया है। अब अगले दिन हम जो है 5 किंगडम सिस्टम, जिसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन आप कहा जाता है, इसका जो है विस्तृत पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।